ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मतलब अब मैं सॉल्यूशन के ऐसे क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ जिस क्लासिफिकेशन में सॉल्यूशन का प्रकार अलग अलग है, लेकिन किस आधार पे कि सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। जैसे कि भाई अगर तुम एक गिलास पानी में एक चुटकी भर नमक डाल दो तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, एक चम्मच डाल दो तो हाँ थोड़ा बहुत पता चलेगा, और 3 चम्मच डाल दो तो अरे बाप रे आदमी एक घूंट नहीं पी पाएगा। तो शायद आप कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ समझते हैं, क्योंकि सॉल्यूट ही सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा। तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे भी सोल्यूशन का कैटेगराइजेशन होता है। और किस प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दिखा भी है कॉपी को, आपको 3 हिस्सों में बांटना है। 3 प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है डाइल्यूट और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ये वैसा ही हो गया जैसा मैंने आपको कहा था, चुटकी भर मतलब बहुत कम सॉल्यूट है। दूसरा है सैचुरेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड। सैचुरेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जैसे मान लो एक गिलास पानी में 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आराम से घुल सकता है, तो ये हो गया सैचुरेटेड कि हाँ भैया जितना मैक्सिमम घुल सकता था घुल दिया। और एक है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड मतलब एकदम ज़्यादा बढ़ा दिया, मैं जैसे पानी और गर्म कर लो और नमक घोल दो तो एकदम मतलब हाहाकार मच जाने वाला, उसको टेक्निकल भाषा कहती है सुपर सैचुरेटेड। इतना शायद सबको। सैचुरेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड में बोल रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉमा द सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कहने का अर्थ कि जब किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे मान लो रूम टेम्परेचर पे तुमने एक गिलास पानी लिया, उसे एक गिलास पानी मान लो 1 या 1.5 चम्मच नमक घुल सकता था, उसके बाद अगर तुम 1 चम्मच भी एक्स्ट्रा डालोगे तो नीचे सेटल होने लगेगा, घुलेगा नहीं। हाँ ये बात अलग है, तुम पानी गर्म करके और घोल सकते हो, पर उस रूम टेम्परेचर पे और नहीं घुल सकता। तो मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बस इतना मैक्सिमम घुल सकता है। तो और अगर वो घुल भी चुका है तो ऐसे सोल्यूशन कहेंगे वो सैचुरेटेड है और कंसनट्रेटेड। कोई दिक्कत? पहले सुन लो अभी लिखो मत, पहले सुन लो। सुपर सैचुरेटेड मतलब कि सर एक गिलास पानी में जैसे फॉर इंस्टेंस रूम टेम्परेचर पे 1.5 चम्मच नमक घुल सकता था। अब एक काम करो, तुम पानी को गर्म कर दो, तो बेटा आपको भी पता है सर गर्म पानी में तो ज़्यादा चम्मच घुल जाएगी, और फिर वापस उसको रूम टेम्परेचर पे ले आके ठंडा कर दो, तो कायदे से अब जब ठंड गर्म करके तुमने ज़्यादा चीनी घोल ली, अब ठंडा कर दो तो ऐसा थोड़ी है कि चीनी बाहर आ जाएगी, वो तो सोल्यूशन नहीं रहेगी। लेकिन अब जितना उस पर्टिकुलर, अब कायदे से टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर ही वापस पे ले आए हो, तो रूम टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट 1.5 चम्मच ऐड होना तो उससे तो तुमने ज़्यादा ऐड कर दिया है। हेलो, तो ऐसे को क्या कहोगे? सुपर सैचुरेटेड। तो इंग्लिश लिखेंगे बच्चों कि व्हेन एक्स्ट्रा solute is already added to a particular amount of solvent at a particular temperature comma the solution is called supersaturated solution. concentration of solution का बेसिक करती है, रूम टेम्परेचर में अगर एक ग्लास ऑफ पानी है, उस एक ग्लास ऑफ पानी मान लो 1 या 1.5 चम्मच घोल सकता है तो ये सैचुरेटेड है। गरम करके ज़्यादा भी घोल दोगे तो सुपर सैचुरेटेड है। तो सर 1 चम्मच 1.5 चम्मच ये कोई कंसंट्रेशन का टर्म थोड़ी है। हम टेक्निकली साइंस में कंसंट्रेशन किस आधार पे निकालते हैं सर, उसकी कुछ डेफिनेशन, उसकी कुछ गाइडलाइन बनाई गई है बच्चों। हालांकि ये गाइडलाइन जब आप 11th-12th में आओगे तो और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगी और ज़्यादा अच्छे अच्छे टर्म्स के साथ आपको आएंगे, और जेईई नीट ईट में भी बहुत अच्छे से पूछी जाते हैं। फिलहाल थोड़ा सा बहुत बचपने वाली बात कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आप बच्चे भी हो भी 9वीं 10वीं में तो बहुत कम कंटेंट ही है, तो उसको पढ़ना है कि क्या कंसंट्रेशन निकालने के पैमाने, व्हाट आर द वेज बाय विच यू कैन कैलकुलेट, साइंटिफिक वेज बाय विच यू कैन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो पॉइंट क्रमांक 5 लिखेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1 सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पहले डिफाइन करूंगा मैं, इंग्लिश लिखेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। मतलब कितना सॉल्यूट मौजूद है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन याद करो किसे बोलते थे, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सर उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे मान लो एक गिलास पानी, तो एक गिलास पानी में रूम टेम्परेचर में कितना घोल सकते हो उसका अमाउंट सॉल्यूट का को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। हेलो, बोलना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, इन अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, तो मतलब वो पूछ रहा है कितना मैक्सिमम अमाउंट घुल सकता है ना। चलो
शायद सबको समझ में आ गया। सुन लो बेटा, अभी लिखा ऐड किया है। डालो, या मैं कह दूं ये मास में भी कह सकता हूं मैं और वॉल्यूम में भी कह सकता हूं। बात समझ में आती है? हेलो, बोलना पड़ेगा। तो ये बेसिकली कंसंट्रेशन कहलाता है। तो पहले इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। तो कायदे से बेटा किसी भी टर्म मतलब अभी दी नहीं आपको एग्जांपल, बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो, तो ये एग्जाम्पल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कंसंट्रेशन की डेफिनेशन और करके C1 C2 C3 ज़रूर लिखिए। लिखिए तो हाँ। yes. वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस भी दिया हो, दिखेंगे, सुनेंगे, समझा चुका हूं ना। वही परसेंटेज पहले मैं आपको बता लिखना। मैंने इतना कंसंट्रेशन टर्म यूज इसमें पुट करते हैं ग्राम में, भले सवाल ने जिसमें दिया हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, और डिनोमिनेटर में पुट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये किस में पुट करते हैं? ml में, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो तो इनटू 100। दूसरा है बेटा मास बाय मास परसेंटेज। इसमें न्यूमरेटर में पुट करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में पुट करते हैं मास ऑफ सोल्यूशन। दोनों मास मास है तो दोनों को ग्राम में पुट करते हैं, और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए आ जाते हैं इनटू 100। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी करके देखेंगे, पर क्या आपको ये बात समझ में आती है? पहले बोलना पड़ेगा हाँ, फिर लिखें। आइए देख लो।
अपॉन जो कि है 4 ग्राम, दोनों को ऐड करोगे तब ना आएगा, इनटू ऊपर हो जाएगा 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 400 अपॉन नीचे बचेगा बेटा 64। बोलो हाँ। इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। सबका ये आ रहा है 6.2%। चलो, तो अगर आपने सही किया है इंटू डिवाइड तो आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है बेटा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये आपको 11वीं 12वीं तक काम आने वाली है बेटा। आप सब ने शायद इतना गौर किया ही होगा कि मान लो एक ग्लास पानी लिया हमरा अपन ने, उसमें बढ़िया पानी डाला। क्या आपको एक गिलास पानी को अगर आप कांच के ग्लास में, एक ट्रांसपेरेंट कांच के ग्लास में रखोगे तो आपको लगभग आर पार दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हेलो, दिखेगा, क्योंकि पानी में जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट उन पे फॉल करके आपकी, भाई आपको कोई भी व्यक्ति कब दिखता है? जैसे मान लो एक आदमी यहाँ खड़ा है, आपको कब दिखेगा? अंधेरे में दिखेगा? नहीं दिखेगा। आपको कोई भी आदमी पता है कैसे दिखता है? जब लाइट चालू हो तो लाइट उस आदमी पे जाती है, क्योंकि वो आदमी उतना बड़ा है, वो ऑब्जेक्ट उतना बड़ा है, वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों के रेटिना में इमेज बनती है, तब जाके आपको वो व्यक्ति दिखता है। तो कोई भी चीज़ आपको दिखती कैसे, शायद हमको समझ में आता है बेटा। लाइट सीधा आपकी आंखों में नहीं जाती, लाइट उस व्यक्ति पे फॉल करके उससे रिफ्लेक्ट हो के आप तक जाती है, तो आपको कोई चीज़ दिखती है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है, तो अब बेटा अगर कोई चीज़ बहुत छोटी है, मतलब ये आदमी अगर बहुत छोटा है तो क्या आपको दिखेगा? नहीं। वही आपने शायद ऐसा पिक्चरों में भी देखा होगा, कोई जैसे ऋतिक रोशन क्रिश में भागता है, या कोई भी ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर इतना तेज चले कि लाइट जब तक चालू हो के आप तक फॉल हो, आप लाइट के आपके फॉल होने के पहले ही वहाँ से मूव कर जाओ, मतलब लाइट की स्पीड से तेज चल जाओ, तो लाइट आप पे फॉल नहीं कर पाएगी और आप अल्टीमेटली किसी को दिखोगे भी नहीं, क्योंकि आपसे वो टकरा ही नहीं पाई। हेलो, तो ये हालांकि आपने क्या ऐसी साई फाई पिक्चरों में देखा होगा कि लाइट की स्पीड से तेज चल लेते हैं कई लोग, तो वो दिखता है ना, ठस 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 गायब हो के, लगता है अरे तो तुम तो इधर से यहाँ कहाँ आ गए। हेलो, ऐसा कुछ ऐसा मतलब ऐसा फिक्शनल पिक्चरों में ऐसा देखा होगा। तो टेक्निकल सच्चाई इसके पीछे, साइंटिफिक फैक्ट ये है कि कभी भी कोई व्यक्ति लाइट की स्पीड से तेज चलेगा ना तो वाकई में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट उस पर फॉल करके जब भी किसी व्यक्ति के रेटिना की आंखों में जाएगी, उसके पहले वो व्यक्ति वहाँ से निकल लेगा, तो लाइट उस पर फॉल ही नहीं हो पाएगी। मेरी बात समझ गए? अच्छा, एक तो ये काम हो गया किसी का ना दिखने का। दूसरा कारण क्या हो गया? कोई चीज़ अगर इतनी छोटी है बेटा, इतनी छोटी है कि लाइट उस पर फॉल ही नहीं हो पा रही। क्यों? अरे उसका डायमेंशन, उसका साइज इतना छोटा है कि नहीं फॉल हो पा रही। हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। अच्छा, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर पानी एक सॉल्वेंट है तो पानी में सॉल्यूट रहते हैं। बोलो, हो सकता है सॉल्यूट बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है बहुत है छोटा हो। इसमें देखो मैंने यहाँ पे 3 डॉट बनाए, एक बड़ा गोला, एक छोटा गोला, एक एकदम छोटा सा डॉट। अब बेटा एक्चुअली आपकी आंखों की मैं बात करूँ तो हमारी आंखों की भी एक कैपेसिटी है, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ नहीं देख पाते। वही माइक्रोस्कोप लगा के देखो तो नॉर्मली दही देख लो तो बढ़िया दिखती है, किसी दिन माइक्रोस्कोप के अंदर दही देखना, मतलब तुम्हारी आंखों की क्षमता कम है, ये पता चल जाएगा तुमको। हेलो, हालांकि देखने के पहले सोच लेना कि बहुत अगर आप एकदम वेजिटेरियन है तो शायद आप दोबारा दही खाएंगे भी नहीं। किसी ने माइक्रोस्कोप के अंदर दही देखी? नो सर। नहीं देखी? देखना भी मत बेटा, अगर वेजिटेरियन हो तो देखना भी मत। ये मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा आपकी आंखें ऐसा बहुत चीज़ें हैं जो नहीं देख पाती, जो छोटी छोटी होती हैं। शायद ये भी आपने उसमें देखा होगा, किसमें, टीवी में, कि वो डेटॉल एटॉल के ऐड में कि अरे तुम हाथ धो के आए हो,
आओ तो वो तो उसका एक अल्ट्रा वायलेट लाइट लगाते तो उसमें देखते, देखो ये तुम्हारे हाथ में तो कीटाणु हैं। हेलो, तो जो नॉर्मल आँख को नहीं दिखते वो होते हैं। यस सर। हाँ, अब ये तो खैर आप मान ही सकते हो। अगर कोई छींका, कोरोना वायरस दिखेगा नहीं, लेकिन है, हाँ है। तो सर उसका कोई साइज शेप भी होगा? अरे यार बिल्कुल होगा, दुनिया इस तैसी कर दिया है, होगा ही। लेकिन सर हाँ, इतना छोटा कि मेरे आंखों को नहीं दिखता, सच्चाई। हेलो, हेलो, हेलो। यस चल, सर। तो बेटा एक्चुअली ना सल्यूशन किसको कहते हैं सर? जब सॉल्वेंट में, ये नीले नीले सॉल्वेंट में गोल गोल सॉल्यूट हो, तो सॉल्यूट तो है। लेकिन अब सॉल्यूट का साइज मैटर कर जाएगा बेटा। अगर सॉल्यूट बड़ा है, जैसे कि एक ग्लास पानी मैंने बालू डाल दी या मिट्टी डाल दी, तो क्या आपको आर पार दिखेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बालू या मिट्टी के जो कण हैं, सॉइल के जो कण हैं, उनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि पूरा पूरा ब्राउन हो जाएगा, धुंध। देखा भी होगा कभी आपने मिट्टी डाला हुआ पानी, नहीं दिखता सर, कीचड़ लगा हुआ पानी के आर पार नहीं दिखता। अंदर यस अंदर कोई अगर जानवर आनवर भी है, कोई मछली अस्टी है, नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल बड़े होते हैं। बड़े होते हैं तो क्या होता है? बड़े होते हैं तो लाइट उनमें फॉल करती है और रिफ्लेक्ट करती है, तो तुमको उनका ब्राउननेस दिखती है। अच्छा, अगर बेटा पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है, जैसे पानी में मान लो तुमने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा नमक, नमक के पार्टिकल बड़े छोटे छोटे होते हैं, और चम्मच से घोल दिया और घुल गए, तो क्या तुमको वो पानी फिर भी पारदर्शी दिखेगा? हाँ सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? अरे क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल इतने छोटे हैं सर कि अभी भी लाइट सॉल्वेंट में अगर नहीं दिखा रही थी तो सॉल्यूट में भी फॉल नहीं करेगी, तुमको आर पार दिखेगा। बेटा जब सॉल्यूट का साइज़ बहुत छोटा होता है उसे ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। जब सॉल्यूट का साइज़ पर्याप्त मात्रा में बड़ा होता है उसे सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन। और जब सॉल्यूट का साइज ट्रू सोल्यूशन से बड़ा पर सस्पेंशन से छोटा होता है, इसे कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आती है? बोलना पड़ेगा यस सर। तो फिर इंग्लिश में लिखना, अभी सुन लो, अभी लिखना नहीं है। फिल्टर होने की एबिलिटी, इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा फिल्ट्राबिलिटी। फिल्ट्राबिलिटी अब ये है क्या? अब खुद बताओ बेटा, एक बात सोच के बताना। छन्नी से चाय छन जाती, चाय पत्ती क्यों रुकती? क्योंकि सर छन्नी के पोर्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि चाय पत्ती जो बड़ी है वो रुक जाती है, और चाय जिनके मॉलिक्यूल्स छोटे होते होंगे वो निकल जाती है। इसको ऐसे समझो कि मान लो दरवाजे में तुम खड़े हो जाओ, तो तुम्हारे जितना बच्चा नहीं निकल पाएगा, और तुमसे जो छोटे नर्सरी वर्सरी के बच्चे होंगे तुम्हारे पाँव के नीचे से निकल जाएंगे। नहीं समझ पा रहे? हेलो, हेलो। तो वैसे ही छन्नी के जो पोर के साइज़ होंगे, मतलब छेदों के जो साइज़ होंगे, उससे चाय इसलिए निकल जाती क्योंकि चाय के मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में, मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे, और चाय पत्ती जो है वो फंस इसलिए जाती है क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में बड़े हैं, तो उसके पार्टिकल बड़े हैं, फट जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? अब खुद बताओ बेटा, फिल्टर होने की एबिलिटी किस में अच्छी होगी सर? जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल बहुत छोटा होगा, क्योंकि वो छन्नी से निकल जाएगा। हेलो, बोलना पड़ेगा। हेलो। यस सर। अब ये जो छन्नी का शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा यस हूँ, सर। अब ये जो छन्नी शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये टेक्निकली मेम्ब्रेन कहलाता है बेटा। एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन मतलब जैसे हमारी खुद की स्किन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग जब गर्मी में रहते हो तो पसीना अपने आप शरीर के अंदर से निकलता है कि बाहर से तुम लोग डालते हो पसीना? शरीर के अंदर से आता है ना? हेलो, यस। मतलब आपको नहीं लगता आपके शरीर की ये जो स्किन है ये भी एक छन्नी की तरह है जो कि सॉल्वेंट को फ्लो होने दे रहा है? हेलो, हेलो, नहीं समझ पा रहे? यस सर। भाई आपके भी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होंगे ना, तो आपको ऐसी वैसे, हालांकि ऐसे ही नेचुरल स्किन जो होती है उसे हम टेक्निकल भाषा में मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन। तो अब आते हैं अपन लिखने में, और लिखना है फिल्ट्राबिलिटी, विच इज पॉइंट क्रमांक 2। ट्रू सोल्यूशन में बेटा सॉल्यूट पार्ट बहुत छोटा है, तो इंग्लिश लिखेंगे पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर मतलब नॉर्मल छन्नी, और एनिमल मेम्ब्रेन मतलब एक ऐसा छन्नी जिसमें पोर साइज बहुत छोटा है। भाई
अब आपके जो स्किन का साइज़ है वो पोर्स का साइज़ बहुत छोटा होगा, क्यों? अरे यार दिन भर खून थोड़ी निकलता रहता है, निकल रहा है क्या अभी खून? बोलो। मतलब बाकी सॉल्वेंट नहीं निकल रहा ना, केवल पड़ेगा। अरे अरे मतलब ऐसी छन्नी है ना एकदम, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बारीक छन्नी, जिससे केवल लिक्विड, वो भी वाटर फ्लो कर सकता है। खून निकलता है क्या बिना कटे? Yes, sir. बिना कटे खून निकलता है क्या किसी का? नहीं। मतलब इसके पोर्स का साइज इतना है कि नॉर्मल खून जैसे लिक्विड को भी रोका ना है स्किन ने। हेलो, ठीक है। Yes, sir. Yes, तो sir. ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के पोर्स थोड़े से बड़े होते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन के फिल्टर्स और छोटे होते हैं। तो लिखा है ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल तो बहुत छोटा होता है, तो वो नॉर्मल बड़े छेदों से भी निकल जाएगा, मतलब नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी निकल जाएगा और एनिमल मेम्ब्रेन से भी निकल जाएगा। सस्पेंशन बहुत बड़े होते हैं, तो लिखा है डू नॉट पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन ऑल्सो। कोलाइडल लेकिन बीच का है, बीच का है तो क्या होगा बेटा, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से निकल जाएगा, तो पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन का पोर साइज बहुत छोटा होता है, उसमें फंस जाएगा कौन? कोलाइडल। बात समझ में आती है? तो मतलब कायदे से आपको एनिमल मेम्ब्रेन का लगभग पोर साइज भी पता चल गया। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के 1000 नैनोमीटर के बीच में कोलाइडल डायमेंशन होता है, और एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। मतलब जो एनिमल मेम्ब्रेन है उसका साइज जो होगा वो कोलाइडल से और छोटा होगा, मतलब लगभग 1 नैनोमीटर से और छोटा। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? अरे छेद छोटा होगा तब ना नहीं निकल पाओगे। बोलो, बोलना पड़ेगा बच्चों, अब बोलना पड़ेगा। तीसरी बात कर रहा हूँ मैं सेटलिंग की। सेटलिंग मतलब सेटल होने की टेंडेंसी। अब बेटा मुझे ये बताओ, ग्रेविटी जिनमें एक्ट करती है वो, जैसे आप नीचे ना आप नीचे ना दबे हुए हो, तो ग्रेविटी अगर एक्ट करती है तो आप सेटल हो जाते हो, तो सबसे भारी जो होगा उसमें ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो सस्पेंशन में लिखा है सेटल ऑन स्टैंडिंग। लेकिन अब ये स्टैंडिंग शब्द क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा शायद आपको ये भी पता हो, अगर आप पानी में कभी स्विमिंग किए हो बेटा, पानी ना, जैसे फॉर इंस्टेंस आप नॉर्मली पानी में अगर हल्का सा भी लेट जाओ, तो बेटा पानी भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। सुना है कभी आपने बॉयंट फोर्स? सर Yes. हाँ। Yes, sir. तो बेटा एक्चुअली जब सॉल्यूट का साइज इतना छोटा होता है ना, तो पानी भी उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है और ग्रेविटी भी उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। अब अगर उसका मास बहुत छोटा है ना बेटा, मास निग्लेजिबल ही है बेटा, भले तुम सस्पेंशन भी हो तो भी तुम कोई बहुत तोप थोड़ी हो गए भाई। बालू का एक छोटा सा कण या मिट्टी का एक छोटा सा कण हाले कायदे से है सस्पेंशन, पर यहाँ पे आपको बड़ा लग रहा होगा, प्रैक्टिकली आपको पता है सर क्या छोटा होता है। तो वैसे ही जैसे बालू या मिट्टी डाल दो कांच के ग्लास में और उसको 5 मिनट के लिए रख दो, आपको नहीं दिखता पूरी पूरी मिट्टी धीरे 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 करके सेटल हो जाती है। हेलो, तो स्टैंडिंग का मतलब है ग्लास को रख देना, अलाउ करना कि भाई तुम नीचे चले जाओ। तो सस्पेंशन को अगर तुम रख दो तो सेटल हो जाता है, मतलब फिर गंदा पानी की गंदगी नीचे बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है। अच्छा, ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन ये दोनों अगर आप इन्हें रख भी दो तो भी स्टैंडिंग ऑन स्टैंडिंग ऑल्सो, ये हाँ इनमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सेटल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि नीचे की तरफ से जो फोर्स लगता है ना बेटा, जिसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। Yes. अब नीचे की तरफ से जो फोर्स लगता है ये इतना ज़्यादा होता है और इनका बहुत छोटा साइज़ होने के कारण इनका मास इतना निग्लेजिबल होता है कि नीचे की तरफ ग्रेविटी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा हमारे मास पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना निग्लेजिबल हो जाता है कि ऊपर लगने वाला फोर्स कभी इनको सेटल ही नहीं होने देता। बात समझ में आती है? बोलना पड़ेगा, बोलना Yes. पड़ेगा। इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ। बेटा कभी भी शायद आप लोग अगर अपने पूरे तीसरी चौथी मंजिल में छत में चढ़ जाओ और एक पन्ना एक पेज बिना उसको उसको वो नहीं करना, ऐसा क्रश नहीं करना, वरना एक बॉल बन जाएगा, तो मास क्या है वो संगठित मास हो जाएगा। तो मतलब मास स्कैटर्ड है तो उसका संगठन नहीं, यूनिटी नहीं है। उसको ऐसा 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 गोला बना दोगे तो तेज़ी से चला जाएगा। पन्ने को ज़रा ऊपर छत से फेंकना, ऐसे लहराता हुआ गिरता है। देखा कभी? देखा कभी?
अबे सबने Yes, देखा sir. होगा, सबने देखा होगा। क्यों सर खट्टे से क्यों नहीं गिरता? क्योंकि बेटा इसका इस पॉइंट पे मास अलग है, इस पॉइंट पे मास अलग है, और इतना निग्लेजिबल मास में ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ mg विच डिपेंड्स ऑन द मास इज़ वेरी लेस। वही अगर तुमने इस कागज़ को ऐसे ऐसे क्रश करके गोला बना दिया तो मास इसका पूरा संगठित हो गया है। अब ये मास नेट में बढ़ गया है, इसलिए mg तेज लगेगा तो खट्ट से नीचे जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो। तो तो वो जो धीरे धीरे जाने का कारण है वो क्या है? क्योंकि सर जैसे पानी ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स लगाता है, वैसे हवा भी बच्चों ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है थोड़ा बहुत। ये थोड़ा बहुत फोर्स कब फील होता है आपको? कब फोर्स फील होता है? जब आप ये पन्ने को ऊपर से छोड़ते हो ना, तो धीरे धीरे क्यों जाता है? क्योंकि हवा भी थोड़ी देर के लिए रोक रही होगी ना। हेलो, बोलना पड़ेगा, Yes. बोलना पड़ेगा सबको। कोई चीज़ होमोजेनियस कब होता है? जब फिजिकल स्टेट सबका सेम हो। ट्रू सोल्यूशन में बेटा, अगर तुम मान लो किसी पानी में कोई सॉलिड भी डालते हो तो सॉलिड इतना घुल चुका है, इतना डिज़ोल्व हो चुका है, और इतना इतना आपस में अलग हो चुका है कि सॉल्यूट भले सॉलिड था, उसका साइज़ बचा ही इतना छोटा है कि वो दिख भी नहीं रहा तुमको। तो हम मानते हैं भले कोई सॉलिड मैंने पानी में डाला, लेकिन वो इतना तेज़ी से घुल गया है, जैसे नमक। भाई जैसे थोड़ा सा नमक पानी में डालोगे तो पानी आर पार ही दिखता है। क्यों? क्योंकि भाई नमक का साइज़ इतना छोटा है कि वो पूरा लिक्विड स्टेट में ही आ चुका है। तो अगर दोनों का स्टेट सेम है तो ऐसे सोल्यूशन, ऐसे मिक्सचर को तो होमोजेनियस कहते हैं। तो ट्रू सोल्यूशन हमेशा फंक्शन में, अगर तुमको पार्टिकल आंखों से दिख रहा है, मतलब वो सॉलिड सॉलिड ही है, वो लिक्विड स्टेट में कहाँ घुला? तो अगर सॉलिड लिक्विड से मिक्स्ड ज़रूर है, लेकिन वो अलग से डिस्टिंक्टली दिख रहा है, मतलब ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस तो नहीं मानेंगे। तो सस्पेंशन चाहे जो भी हो हमेशा हेट्रोजेनस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल हमेशा दिखते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंडेड शब्द का इस्तेमाल क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा रुकने के बाद ही वो नीचे सेटल होते हैं, क्योंकि उनका भी मास इतना ज़्यादा नहीं, उन पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा एक्ट नहीं करती कि हर समय वो नीचे गिरते जाएं खट्ट से। धीरे 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 नीचे, इसलिए दे कैन सेटल ऑन स्टैंडिंग, है ना? शायद सबको समझ में आता है।